हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। हम लोग पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज को देख रहे थे। उस सीरीज का ये 5th लेक्चर है। इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशन जिसमें पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ रहे थे और फंडामेंटल राइट जो है हमारे आर्टिकल में जो है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक डिस्कस की गई। ठीक है, आर्टिकल 12 जो है वो डिफिनेशन के बारे में बताता है और आर्टिकल 13 जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के बारे में बताता है, जिसके बारे में मैंने पूरा जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने बताया था कि आर्टिकल 14 से लेकर के हमारा आर्टिकल 32 तक ये सबसे इंपॉर्टेंट है और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स भी इंपॉर्टेंट था। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जिसमें मैंने बताया था कि जो ये 5 आर्टिकल है ये हमारा राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताता है। 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम के बारे में बताता है। 23, 24 जिसमें 2 आर्टिकल है, मैंने आपको बताया था 5, 4, 2 का कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए। ठीक है, और लाइन से ये भी याद रखने के लिए इक्वलिटी के बारे में, ये हमारा राइट टू फ्रीडम के बारे में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, रिलीजियस फ्रीडम के बारे में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में, और लास्ट जो हमारा एक आर्टिकल है, पहले तो ये 5 याद रखिए, उसके बाद लास्ट जो है एक आर्टिकल है 32 जो रिमेडी को बताता है उपचार कैसे होगा। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आज फंडामेंटल राइट को ख़त्म करें। ठीक है, कहाँ तक होता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है ना कि हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि आर्टिकल 14 देखेंगे तो जिसमें तो 2 आर्टिकल है, तो वो हम लोग ने देख भी लिया था कि राइट जो है हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसके बाद जब 15 देखेंगे ना तो इसके अंदर 5 आर्टिकल है, तो 15 का 1, 2, 3, 4, 5 तो पाँचों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 16 देखेंगे ना तो इसमें भी 5 है, तो 16 का 1, 2, 3, 4, 5 वो देखना पड़ेगा। जब 17 देखेंगे तो वो एक ही है, 17 बहुत है इन सिंपल सा है, जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया है कि अनटचेबिलिटी की बात करता है। उसके बाद जब 18 देखेंगे ना तो 18 हमारा जो है इसमें भी 18 के अंदर में भी जो है 3 आर्टिकल है। ठीक है, उसके बाद 19 है, 19 के अंदर में 6 आर्टिकल है। ठीक है, तो 19 के अंदर में 6 आर्टिकल, तो मतलब ये सबको डीपली डिस्कस करना पड़ेगा। तो हो सकता है ये थोड़ा वीडियो जो है बड़ा बन जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में मैंने बताया था कि लॉ के सामने सब लोग इक्वल है, मतलब लॉ के सामने प्राइम मिनिस्टर का भी वही अस्तित्व है जो एक सिंपल नागरिक का अस्तित्व है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि लॉ के अनुसार से सब कुछ चले। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था, तो यूके से लिया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ था। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बात करता है कि इक्वलिटी अमॉन्ग इक्वल्स, मतलब कि सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इक्वलिटी होना चाहिए। मतलब एक गरीब लोग हैं और एक अमीर लोग, इस गरीब लोग को थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा, इसके एडवांसमेंट के लिए थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और इसके लिए तो बस कुछ नहीं करना है, इसके लिए थोड़ा रोड तोड़ सब बना दीजिए ताकि इसको भी सुविधा मिले। तो मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा, तब ये यहाँ से आकर कि यहाँ आएगा ना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ बोलता है कि इक्वलिटी तो होना चाहिए लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के जैसा होना चाहिए। मतलब कि इक्वलिटी आप ऐसे नहीं कीजिए कि एक रेस में आप एक दिव्यांगजन को और एक फिट पर्सन को दौड़ा रहे, ऐसा मत कीजिए। जो दिव्यांगजन है उसके डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा काम कीजिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा काम कीजिए और इसके लिए थोड़ा कम कीजिए क्योंकि ये पहले से ऊपर पहुंच चुका है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बात करता है इक्वलिटी अमॉन्ग इक्वल्स, इक्वलिटी अमॉन्ग इक्वल्स। ठीक है, इक्वलिटी इन इक्वल सर्कमस्टांसेस में मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो था हमारा आर्टिकल 15 था। 14 के बारे में यही जो 14 आर्टिकल था उसी में बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 में देखिए ये 5 आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल 15 क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा जो है कौन सा आर्टिकल जो है वो एम्पावर करता है स्टेट को कि स्पेशल प्रोविजन बनाए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए। क्योंकि सर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास किसको बोलते हैं, तो वही SC, ST, OBC ये सब जितने भी है ना, OBC इसको हम लोग ने बोला कि ये सब क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, हमारे संविधान ने बोला। ठीक है, रोहिणी जब BP मंडल कमीशन हुआ था तो उसमें 3750 कास्ट ऐसे मिले थे, हिंदू रिलीजन में 3750 कास्ट ऐसे मिले थे जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास था, और इसी के लिए रिजर्वेशन के लिए जो है बहुत सारे प्रोविज़न बनाए गए। ठीक है, तो क्या लिखा है कि कौन सा आर्टिकल जो है बताता है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए सरकार जो है काम करेगी, स्पेशल प्रोविज़न बनाएगी। तो ये हमारा आर्टिकल 15 का 4 बोलता है। क्योंकि सर 15 का 1, 2, 3 ये सब क्या बोलता है ये बता दीजिए। देखिए 15 का 1 बोलता है कि स्टेट जो है ना, जो सरकार जो है, सरकार वो किसी को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। ये हमारा 15 का 1 बोलता है। 15 का 2 बोलता है कि ये प्रोविट करता है स्टेट को कि पब्लिक एसेस, मतलब इन सभी बेसिस पे जो ऊपर बोला मैंने, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी को पब्लिक प्लेस पे जाने से रोक नहीं सकता है कोई भी। ठीक है, ये सरकार को बोलता है किसी को पब्लिक प्लेस पे जाने के लिए जो है
आप ये सब बेसिस पे जो है रोकेंगे नहीं। कहोगे सर ये क्यों लिखा गया संविधान में कि किसी को पब्लिक प्लेस पे कौन रोक देता है? पार्क जाने से, या नदी जाना है, या किसी कुआं में जाना है, वहाँ पानी लेना है, होटल जाना है, हॉस्पिटल जाना है, वहाँ पहले ऐसा होता था, ठीक है। जब इंडिपेंडेंसी की बात, हम लोग जब हमारा कंट्री हो रहा था, उस समय जो है ना सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास सबको जो है नदी सबसे पानी नहीं लेने दिया जाता था, मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है। आज भी आपको ये कुछ एग्जाम्पल कहीं कहीं मिल जाएंगे कि मंदिर में जाने से रोकता है। तो ये पब्लिक, इसीलिए ये आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया कि पब्लिक प्लेस पे जाने से किसी को कोई नहीं रोक सकता है। ये हमारा आर्टिकल 15 का सेकंड बोलता है। पब्लिक प्लेसेस में क्या आ गया? तो होटल हो गया, पार्क हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, टैंक हो गया, घाट्स हो गया। अंबेडकर जी का टैंक का आपको पता ही होगा एक। तो ये हमारा आर्टिकल 15 का 2 बोलता है। 15 का 3 बोलता है कि सरकार जो है ना वुमेन और चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए काम करेगी। अब मतलब वुमेन और चिल्ड्रन पे ज़्यादा ध्यान देगी। तो देखिए, जैसे आपको कुछ पता चल रहा है कि हमारा 15 का 1 ने बोला कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है इस सभी बेसिस पे, लेकिन 15 का 3 क्या बोल रहा है कि अभी देखो डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट हो गया। लेकिन देखिए, इसको आप डिस्क्रिमिनेशन मत समझिए, क्योंकि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब एक के एडवांसमेंट के लिए, जो नीचे रह गया उसके एडवांसमेंट के लिए काम करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। उसी तरह 15 का 4 बोलता है कि जो सोशली इक्वेशनली बैकवर्ड क्लास है उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाइए, उसके विकास के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाइए। और हमारा जो 15 का 5 बोलता है, ये बोलता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं ना हमारे देश में, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट वहाँ पे भी आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास सबको रिजर्वेशन दे करके उसको पढ़ाइएगा वहाँ पे। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे मानिए एक IIT है, एक IIM है, तो यहाँ सब पे पहले से ही सीट रिजर्व रहते हैं कि इतना ST का, इतना ST का, इतना OBC का, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ सकते हैं ताकि उन लोग का एडवांसमेंट हो सके, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमारा कौन सा बोलता है? तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रिजर्वेशन के लिए जो प्रोविज़न बनाने के लिए बोलता है, वो बोलता है आर्टिकल 15 का 5, ठीक है। 50 ये सभी प्रोविज़न बता रहा है। और आगे अभी जस्ट हम लोग आर्टिकल 16 देखेंगे ना, तो वहाँ पे देखेंगे रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है, स्टार्ट होता है। तो आपको समझ में आया? 15 के सभी आर्टिकल समझ में आया? 15 का 1 बोलता है कि किसी को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। 15 का 2 बोलता है कि किसी को पब्लिक एक्सेस से नहीं रोकना है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस। 15 का 3 बोलता है वुमेन और चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए काम करना है। 15 का 4 बोलता है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो रह गए उनके एडवांसमेंट के लिए सरकार प्रोविज़न बनाएगी। और 15 का 5 बोलता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी जो है क्या होगा, रिजर्वेशन मिलेगा ताकि इन लोग का एडवांसमेंट हो सके। ये हमारा आर्टिकल 15 हो गया, ठीक है। हमारा जो आर्टिकल, देखिए क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अभी जस्ट मैंने बताया 15 का जो 5 है ये आर्टिकल हम लोग को बताता है कि रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 15 का 2 बोलता है एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। 15 का 2 बोलता है वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। 15 का 3 बोलता है 15 का 4 बोलता है कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास रह गए, जैसे OBC, ST, इन लोग के एडवांसमेंट के लिए सरकार प्रोविज़न बनाएगी, ठीक है। और 15 का 1 बोलता है किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स के बेसिस। नेक्स्ट आ गया हमारा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बोलता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, आर्टिकल 16 में भी देखिए 5 आर्टिकल है, ठीक है। तो आर्टिकल 16 बोलता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए सभी लोगों को। किसमें? इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में जो है क्या होगा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 16 का 1 बोलता है। 16 का 2 क्या बोलता है? तो 16 का 2 बोलता है कि किसी को भी सरकार जो है ना, किसी को उसके रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इस 5 बेसिस पे सरकार जो है ना किसी को जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रोक नहीं सकता है, ठीक है। मतलब सबको ये इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात। और ये बोलता है कि सरकार जो है किसी को रोकेगा नहीं ऑन द बेसिस, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी को रोकेगा नहीं इन बेसिस ऑफ, कौन से बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस। लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा, ये दोनों तो बात किया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अब आपको देखने को मिलेगा जो हमारा 15 का आर्टिकल का 3 जो बोलता था ना कि रिलीजन, रेस, कास्ट सबके बेसिस पे भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे ताकि उन लोग का एडवांसमेंट हो सके। अभी देखिए आर्टिकल 16 का 3 बोलता है कि रेसिडेंट को, ठीक है, एक चीज़ यहाँ और भी याद रखिएगा, रेसिडेंट भी याद रखिएगा,
कह रहा है 16 का थर्ड बोलता है कि रेसिडेंट को ग्राउंड बना सकते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। तो अभी देखिए कहा कि यहाँ पे बोला कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए 16 का 2, और यहाँ पे बोला कि क्वालिफिकेशन ग्राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रेसिडेंट मान सकते हैं। और ये पावर केवल पार्लियामेंट के पास दिया गया। पार्लियामेंट के पास ये पावर होगा कि किसी भी जगह का जो है वहाँ के लोकल्स को, वहाँ के रेसिडेंशियल पर्सन सबको जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के क्वालिफिकेशन के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि सर ऐसा क्यों बनाया? देखिए ऐसा इसीलिए बनाया, मानिए सरकार को कुछ काम कराना है, मतलब स्टेट में सेंटर की बात कर रहा हूँ, ये पावर केवल पार्लियामेंट के पास। किसी एक जगह पे मानिए कुछ जल्दी काम करवाना है, मानिए कोई ब्रिज बनवाना है, तो वहाँ के लोकल को तुरंत भर्ती करवाना है सरकार को, ठीक है, कुछ काम ऐसे करवाना है वहाँ के, तुरंत वहाँ के लोकल को भर्ती करा सकता है। ये पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वहाँ के लोकल्स को, रेसिडेंट को एज ए ग्राउंड मान करके, हैदराबाद समय ये देखने को मिला था, ठीक है। तो रेसिडेंट को जो है ग्राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन मान के उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। ये हमारा आर्टिकल 16 का थर्ड बोलता है। 16 का 4 क्या बोलता है? तो 16 का 4 तो वही बोलता है जो मैंने आपको 15 के 4 में बताया। 15 के 4 में बताया था कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए सरकार प्रोविजन बनाएगी। और प्रोविजन क्या बनाई? तो देखिए 16 का 4, 16 के 4 में बताया कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास सबको रिजर्वेशन मिलेगा पब्लिक सर्विसेज में, ठीक है, ठीक है। इसका ग्राउंड क्या रखा उन्होंने? यहाँ पे उन्होंने ग्राउंड रखा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ठीक है, जिसका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब में, ये भी बात लिखा हुआ है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे उसका रिप्रेजेंटेशन उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा। इसके बारे में आर्टिकल कौन बोलता है? 15 का 4 बोलता है। अब ये क्या हुआ कि ये जॉब में चले गए, अब जॉब में चले गए, अब इनका प्रमोशन होगा, प्रमोशन भी होगा, तो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा, प्रमोशन में भी उनको सबसे आगे रखा जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 14 का 4 का ए बोलता है, ठीक है। इस पर केस भी हुआ था जिसमें फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इन फेवर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के फेवर में जवाब दिया था कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। ये इसका अमेंडमेंट भी है जो है 77th अमेंडमेंट जो है ना, ये बात करता है ST के लिए प्रमोशनल रिजर्वेशन की बात करता है। ये भी याद रखिएगा 77th अमेंडमेंट है, ठीक है, जो बात करता है कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। और जो लास्ट है 16 का 5 बोलता है कि रिलीजन को एज ए ग्राउंड मान सकते हैं आप। रिलीजन को किसकी बात कर रहा हूँ मैं? रिलीजन को एज ए ग्राउंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मान सकते, कहीं जगह भर्ती कराने के लिए रिलीजन को ग्राउंड मान सकते। क्योंकि सर ये कहाँ होता है? जैसे कि कोई मंदिर है, तो कोई मंदिर जो है, मंदिर में जो है जो पुजारी रहेगा वो तो रिलीजन बेसिस पे ही रहेगा ना, हिंदू ही रहेगा ना। और अगर ये मस्जिद है, अगर मस्जिद है तो वहाँ पे जो होगा तो क्या होगा? मस्जिद है तो मस्जिद पे वहाँ पे जो पुजारी होगा वो मुस्लिम ही होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि इस बेसिस पे सरकार जो है रिलीजन बेसिस पे ही एम्प्लॉयमेंट जो होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो होगा, इस बेसिस पे भी सरकार डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। तो आपको क्या देखने को मिला आर्टिकल 16 से? आर्टिकल 16 से देखने को ये मिला कि सबसे पहला सर 16 का 1 बोला कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। 2 बोला कि रिलीजन, रेस्ट, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस के बेसिस पे सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। आर्टिकल 16 का थर्ड बोला, आर्टिकल 16 का थर्ड क्या बोला? 16 का थर्ड बोला कि रेसिडेंट को एज ए ग्राउंड मान सकते हैं। अगर कहीं किसी जगह सरकार को लगता है, हैदराबाद में लगता है सरकार को कि इस जगह पे वहाँ के लोकल्स को नौकरी मिलना चाहिए, तो रेसिडेंट को ग्राउंड बना सकते हैं। 16 का 4 क्या बोला? तो ये बोला कि जितने भी हमारे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास आ गए उनको जॉब में लाना है, उसको जॉब में जा कर के प्रमोशन लेना है। 16 का 4 का ए बोलता है। और 16 का 5 बोलता है कि रिलीजन को भी एज ए ग्राउंड मान सकते हैं इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। रिलीजन, किसी मंदिर में पुजारी जो रहेगा हिंदू ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा, ये बात। तो ये हम लोग ने देख लिया आर्टिकल 14, 15, 16, ये सब आई थिंक आपको समझ में आ गया, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आर्टिकल 17। लिखा हुआ है कि आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द। आर्टिकल 17 किस चीज़ के बारे में बताता है? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल के बारे में, या अनटचेबिलिटी के बारे में, या सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के स्पेशल प्रोविज़न के बारे में, या वुमेन एंड चिल्ड्रन के स्पेशल प्रोविज़न के बारे में? तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 17 जो है ना, ये बात करता है एवोल्यूशन ऑफ किस चीज़ का? अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है उसको ख़त्म करने के बारे में बात करता है आर्टिकल 17 को। सर ये छुआछूत होता क्या है? देखिए ये पहले होता था, ठीक है, आज भी आई थिंक गौ सब के स्तर में थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि जो
वो अपर कास्ट के लोग होते हैं, वो जो होते हैं एसटी या सोशली, इसीलिए सोशली इसे बोला जाता है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। इन लोग को जो है थोड़ा नीचे निगाह से देखते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डिफिनेशन नहीं दिया गया अनटचेबिलिटी के बारे में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट सब में बोला है कि अनटचेबिलिटी एक हिंदू रिलीजन में एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें जो है किसी के जन्म के आधार पे उसे नीची निगाह से देखा जाता है कि नहीं, ऐसा समझ। तो इसी के एवोल्यूशन के बारे में, इसका उन्मूलन के बारे में आर्टिकल 17 बोला जाता है, और इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसीलिए इस आर्टिकल को हम एब्सोल्यूट नेचर का आर्टिकल बोलते हैं। हमारे पूरे फंडामेंटल राइट में यही एक ऐसा आर्टिकल है जो एब्सोल्यूट नेचर का है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एब्सोल्यूट नेचर का है, ठीक है। अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस जो है इसको बंद करने के लिए बहुत सारे जो है संविधान भी बनाए गए थे, ठीक है, जिससे इसको ख़त्म किया जा सके। अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए 1955 में जो था अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट आया था, जिसको बाद में सुधार करके आपको पता होना चाहिए कि सिविल राइट एंड प्रोसीड्योर एक्ट 1976 लाया गया था इसको ख़त्म करने के लिए। अनटचेबिलिटी एक हमारे समाज में या हिंदू रिलीजन में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कुप्रथा है, जिसको ख़त्म करने के बारे में आर्टिकल 17 बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बताता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट। तो ये बात कर रहा है कि जो टाइटल होता है, क्योंकि सर ये टाइटल क्या होता है, आपको याद है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है एक राजा ने दिया था। ये राजा जो लगा हुआ है, या स्वामी विवेकानंद जो है स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी को जो बापू का टाइटल मिला था, या फिर केसर हिंद, चलिए ये बापू छोड़िए, बापू तो उनको नाम से बुलाया जाता था, लेकिन एक केसर हिंद का टाइटल, केसर हिंद। तो ये सब जो टाइटल है ना, ये टाइटल हमारे देश में जो है, हमारे देश में ये टाइटल का एवोल्यूशन के बारे में आर्टिकल 18 बात करता है। आर्टिकल 18 जो है पूरा एवोल्यूशन ऑफ टाइटल के ही बारे में बात करता है कि किसी को कोई टाइटल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो आर्टिकल 18 का जो एक है ना, ये बोलता है कि स्टेट जो है ना, हमारा जो स्टेट है, मतलब हमारा जो कंट्री है ना, किसी भी पर्सन को कोई टाइटल नहीं देगा, कोई भी टाइटल नहीं देगा। मतलब मानो किसी को राजा की टाइटल, केसर हिंद की टाइटल, ये सब पहले अंग्रेज ज़माने में होता था, अब किसी को कुछ नहीं। हमारे देश में फुल्ली बैन है, किसी को कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है कि देखिए मिलिट्री में जो टाइटल दिया जाता है ना, जैसे वीर पुरस्कार, महावीर पुरस्कार, ये सब जो दिया जाता है ना, या फिर एकेडमी में जो आपको डिस्टिंक्शन सब मिलता है ना एकेडमी में, ये सब को छोड़ करके, ठीक है, ये सब को छोड़ करके आपको कोई भी ये इस तरह का टाइटल सब नहीं दिया जाएगा जैसे अंग्रेज़ के टाइम में दिया जाता था। तो आर्टिकल 18 का 1 बोलता है कि स्टेट जो है प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट इन कंडीशन ऑफ, एक्सेप्ट कौन से, मिलिट्री में और एकेडमिक डिस्टिंक्शन में, इसको छोड़ करके। यहाँ तक कि जो पद्मा अवार्ड दिया जाता है ना, आप सुने होंगे पद्म भूषण, विभूषण या भारत रत्न, ये सब भी अवार्ड जो है ना, ये सब टाइटल नहीं है, ये एक उनके एकेडमिक डिस्टिंक्शन को देख करके, इनके सोशल सर्विसेज को देख करके, ठीक है, इस सब को देख करके उनको ये टाइटल नहीं दिया गया, उनको एक पुरस्कार दिया गया। ये अवार्ड है, न कि टाइटल है, ध्यान रखना है, ये अवार्ड है, ठीक है। इसको टाइटल के रूप में यूज भी नहीं करना है, क्योंकि सर टाइटल के रूप में यूज करने का मतलब ये कि भारत रत्न अपने नाम से पहले जो आजकल देखते हैं लोगों को लगा लेते हैं कि भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भारत रत्न उनका टाइटल नहीं है जो पीछे आगे लगाना है नाम के पीछे, ठीक है। तो टाइटल जो है ये पूरा हमारे देश में आर्टिकल 18 बात करता है इसको एवोल्यूशन के बारे में, और आर्टिकल का 1 प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम कॉन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट इन द मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन में। जो 18 का 2 बोलता है, 18 का 2 बोलता है कि देखो हमारे देश में तो आपको कोई टाइटल नहीं मिलेगा, दूसरा कंट्री भी हमको कोई टाइटल नहीं देगा, ठीक है, कोई भी टाइटल दूसरा कंट्री में नहीं देगा हमको। जैसे मानिए कि मोदी जी को बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं दूसरे कंट्री से, ठीक है, तो वो अवार्ड होते हैं, ना कि टाइटल होते हैं। कोई जैसे आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या होता था कि केसर हिंद का टाइटल किसने दिया था? तो अंग्रेज़ ने गांधी जी को दिया था, ये टाइटल था, ठीक है, केसर हिंद का टाइटल, ठीक है। तो ये सब अब नहीं होगा, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री से भी, यही इसका आंसर भी था कि हमारा जो कौन सा आर्टिकल है जो प्रोवाइड करता है हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया को कि कोई भी आप टाइटल नहीं ले सकते हैं किसी दूसरे कंट्री से। इसका आंसर था 18 का 2, क्योंकि सर 18 का 3 किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो 18 का 3 बात करता है कि हमारे देश में मानिए कोई फॉरेनर है, जो फॉरेनर है वो रह रहा है, तो वो भी किसी देश से जो है टाइटल नहीं लेंगे। अगर हमारे देश में वो पब्लिक सर्वेंट का जॉब कर रहा है, हमारे देश में अगर वो काम कर रहा है ना, तो वो भी किसी दूसरे कंट्री से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है विदाउट द परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट से बिना परमिशन लिए। ये कोई फॉरेनर भी जो हमारे कंट्री में रह रहा है, हमारे कंट्री में काम कर रहा है,
वो किसी प्रेसिडेंट से बिना परमिशन लिए किसी दूसरे कंट्री का टाइटल नहीं ले सकता है। तो एक तरह से आप समझ गए होंगे कि सर कंप्लीट बैन है हमारे देश में टाइटल के ऊपर, नहीं कंप्लीट बैन है हमारे देश में टाइटल के ऊपर। तो यस, हमारे देश में जो है कंप्लीट बैन है, कोई भी टाइटल नहीं होना चाहिए हमारे देश में, न खुद लेंगे न कोई फॉरेन जो है हमारे देश में आकर के, जो कोई फॉरेन है वो भी जो है हमारे देश में अगर काम कर रहा है तो टाइटल नहीं ले सकता है बिना प्रेसिडेंट के परमिशन से। तो ये आर्टिकल का 1 क्या बताया, तो आर्टिकल का 1 बताया कि हमारा जो है कंट्री जो है किसी को कॉन्फर नहीं करेगा एनी टाइटल एक्सेप्ट इन मिलिट्री एकेडमिक कंडीशन। पद्मा अवार्ड जो है, जो पद्म भूषण या भारत रत्न एनीथिंग, ये सब अवार्ड जो है अवार्ड है, न कि टाइटल है, ठीक है, ये सब अवार्ड है, ये भी ध्यान रखना है। 18 का सेकेंड बताया कि कह रहा है कि प्रोहिबिट द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेन। जो हमारे देश के नागरिक है किसी दूसरे कंट्री से भी कोई टाइटल नहीं लेंगे, और कोई दूसरे कंट्री वाला हमारे देश में रह रहा है वो भी किसी दूसरे कंट्री से टाइटल नहीं लेगा जब तक कि हमारा प्रेसिडेंट उनके परमिशन नहीं देता है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 18 के पूरे आर्टिकल 18 को मैंने बताया कि आर्टिकल 18 में 3 जो है 18 का 1, 2, 3 इसके बारे। तो इसका आंसर जो था वो क्या था, सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्टिंग फ्रॉम टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, तो सेकेंड बात करता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है हमारे आर्टिकल 19 से। अगर आप देखा जाए ना तो पूरे फंडामेंटल राइट जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, उस फंडामेंटल राइट में जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल है 21, 32 और आर्टिकल 19। क्योंकि ये सर तीनों किस चीज़ के बारे में, तो देखिए आर्टिकल 32 तो हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट है उसको बचाने का काम करता है, इसको उपचार बोला जाता है, तो इसीलिए ये तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये दोनों जो है ना, आर्टिकल 21 जो है ना, इसे बोलते हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, किसी को जीने का अधिकार जो है वो बताता है आर्टिकल 21। लेकिन क्योंकि सर आर्टिकल 19 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ही सिंपल सा समझिए किसी इंसान को जीने से बढ़ के क्या हो सकता है, तो इसलिए आर्टिकल 21 इम्पोर्टेंट है। लेकिन बात है कि यार जीने से थोड़ी मतलब है, कुछ हमारे पास होना भी तो चाहिए, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, और भी बहुत सारा आज़ादी होना चाहिए तभी ना जी करके, नहीं तो एक मतलब एक डिग्निटीफुल लाइफ जीना है ना, कि ऐसे थोड़े है कि सांस चल रही है तो जीना, उसे थोड़े बोलते हैं। तो आर्टिकल 19 वही प्रोवाइड करता है, मतलब आर्टिकल 19 को कहा जाता है ये राइट टू लाइफ को ही एक्सटेंशन किया गया है। आर्टिकल 19 में बहुत सारे आज़ादी दी गई है लोगों को कि ये सब आप कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ जीने का मतलब होता है डिग्निटीफुल लाइफ जीना, एक अच्छा से लाइफ जीना। अच्छा से लाइफ कब जिएंगे, जब हमारे पास कुछ अधिकार होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 19 इसी सभी अधिकार के बारे में, मतलब एक किसी सिटीजन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 19 ये सब अधिकार देता है, जिसके बारे में हम लोग देखिए। तो आर्टिकल 19 में टोटल 6 अधिकार दिया गया हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया को, टोटल 6 अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो पहला अधिकार क्या देता है कि टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किसी भी पर्सन को उसको बोलने की आज़ादी है, अपना फीलिंग एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 19 के 1 का ए देता है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी राइट है जिसके आधार पे हम लोग जो है बोलते हैं। अब अक्सर क्या बोलना का मतलब क्या होता है, हमको थोड़ा ये बताइए। देखिए बोलने का मतलब होता है कि जो आपके दिल में हो वो सब बोल सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट सब में ये भी बोला है कि देखो बोलने का मतलब ये होता है कोई अपनी खुशी जाहिर करने के लिए झंडा, हमारे देश का जो फ्लैग है उसको होस्टिंग करने लगता है, तो झंडा को लहराना भी अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना होता है। कोई ज़्यादा खुश होता है तो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए खेलने लगता है, तो खेलना जो है वो भी हमारे इसी आज़ादी के अंदर आ जाएगा, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। दूसरे के ओपिनियन को भी बोलना जो होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आ जाता है, दूसरे के ओपिनियन को बोलना। अब आगे दूसरे के ओपिनियन को कौन बोलता है, तो देखिए न्यूज़ एंकर क्या करता है, जो न्यूज़ चैनल होते हैं, ये प्रेस वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरे के ओपिनियन को ही बताते हैं ना, दूसरे के ओपिनियन को क्या करते हैं, आगे रखते हैं। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है ना, वो भी आर्टिकल 19 के 1 से ही आता है, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उनमें उन्होंने ये सब बात बोला कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि अपना जितना भी फीलिंग हो, ओपिनियन हो, वो बोल सकते हैं, झंडा लहरा सकते हैं, स्पोर्ट में शामिल हो सकते हैं, मतलब कोई अपना फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए खेलने भी लगता है। ये भी बोला उन्होंने, कहा कि दूसरे के ओपिनियन को भी बोलना को हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, तो एक चीज़ ये भी आपको समझ में आ गया कि 19(1)(a) से ही आया है, किसके बारे में, तो प्रेस के बारे में। जो हमारे देश में प्रेस की स्वतंत्रता है वो 19(1)(a) से ही आया है, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा
कि हम लोग को पॉलिटिकल जो है ना, एक मतलब जैसे हम लोग किसी दूसरे आदमी के पॉलिटिकल डिसेंट, मतलब कि पॉलिटिकल डिसेंट का मतलब क्या हुआ कि उसके ओपिनियन से हम नहीं, मतलब उसके ओपिनियन से हम जो है उसके ओपिनियन को हम नहीं मानते। तो पॉलिटिकल डिसेंट का होना भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपका ओपिनियन और दूसरे का ओपिनियन अगर मैच नहीं कर रहा है तो पॉलिटिकल डिसेंट है। तो इससे क्या है कि ये भी आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ सामने वाला बोल रहा है वही चीज़ आप भी बोले। आपका ओपिनियन है, आपका फीलिंग है कि आप अलग भी बोल सकते। तो यहाँ से ही मल्टी पार्टी का कॉन्सेप्ट आया, मल्टी पॉलिटिकल पार्टी जो हम लोग देखते हैं, मल्टी पॉलिटिकल पार्टी। तो ये कॉन्सेप्ट इसी आर्टिकल 19(1)(a) से आया है कि जहाँ पे लोग अपने अपने, मतलब जितने भी पॉलिटिकल संगठन होते हैं सबका अपना अपना एक ओपिनियन होता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल डिसेंट भी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ही अंडर आएंगे। क्योंकि सर क्या इतना जो राइट हमको मिला है आर्टिकल 19(1) जहाँ पे कह रहा है कि बोलने की आज़ादी, अपना ओपिनियन भी बोल सकते हैं, दूसरे का ओपिनियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल डिसेंट भी रख सकते हैं, दूसरे के ओपिनियन से ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हाँ हाँ बोलते रहना है, पॉलिटिकल डिसेंट भी रख सकते। ये सभी आज़ादी जो है सर, तो क्या ये सभी आज़ादी में कोई रिस्ट्रिक्शन भी है? हाँ, रिस्ट्रिक्शन भी है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमारे देश की सॉवरेनिटी पे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, हमारे दूसरे देश के साथ जो रिलेशन है उसमें कोई खतरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर रखना है, एक मॉडलिटी और डिसेंटी से बोलना है, ठीक है। कोई किसी को डिफेम नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ को मतलब कॉन्टेम्प्ट कोर्ट में आपका केस चलेगा, कॉन्टेम्प्ट का डिफेमेशन का केस चलेगा। तो मतलब ये सब सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है। तो ये सब इसका रिस्ट्रिक्शन है, ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिए कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडिया में ऐसा करना है। इंडिया से बाहर भी आप जब जाते हैं तो वहाँ पे भी आप, मतलब वो फॉरेन कंट्री में भी आप इस आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 19(1) जो हमको देता है बोलने की आज़ादी, पॉलिटिकल डिसेंटी, उसके बाद और दूसरे की ओपिनियन को बोलने की आज़ादी, ये सब हम अपनी कंट्री के साथ साथ किसी दूसरी कंट्री में भी अप्लाई। इसके बाद आर्टिकल 19 का 2 बोलता है, 19 का जो 1 का जो बी है ये बोलता है राइट टू असेंबल, ठीक है, पीसफुली एंड विदाउट आर्म। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्सन को जो है असेंबल होने का, मतलब जहाँ हम लोग जानते हैं एक जगह पे जा करके क्या करते हैं, पहले हम लोग कहीं खड़े हो जाते हैं, तो राइट टू असेंबल, लेकिन पीसफुली होना है और बिना आर्म यूज की, मतलब आर्म हाथ में रखे हुए। मतलब इससे क्या मिलता है आपको, किसी भी पर्सन को एक जगह पे असेंबल हो सकता है। अब असेंबल होने का मतलब ये भी है कि वहाँ पे मीटिंग भी कर सकता है, ठीक है, मीटिंग भी कर सकता है, लेकिन पीसफुली होना चाहिए। एक प्रोसेसन भी निकाल सकता है, ठीक है, लेकिन पीसफुली होना चाहिए, आर्म तार्म का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये आर्टिकल 1 का बी बोलता है। 1 का सी बोलता है कि टू फॉर्म एन एसोसिएशन, एक एसोसिएशन भी आप बना सकते हैं, टू फॉर्म एन एसोसिएशन या यूनियन, मतलब एक आप संगठन भी बना सकते हैं। कि नहीं आया समझ में? एक संगठन बनाने की आज़ादी हमको आर्टिकल 19 का सी देता है। पहला ने दिया बोलने की आज़ादी, दूसरा ने दिया कि एक जगह पे आप खड़े हो सकते हैं, और तीसरा ने क्या दिया हमको कि आप एक एसोसिएशन भी बना सकते हैं। लेकिन एसोसिएशन बनाना, चाहे आप पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए या ट्रेड एसोसिएशन बनाए या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाए। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का जो हमारा अमेंडमेंट ये संविधान में जो जोड़ा गया ना, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी 97th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो 97th अमेंडमेंट याद रखना है कि 97th अमेंडमेंट जो है ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के बारे में बताता है, तो ये ध्यान रखना है। तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाइए, ये हमारा जो 19(1) का सी है, ये आपको सोसाइटी, मतलब कोई भी एसोसिएशन बनाने की आज़ादी देता है, तो पॉलिटिकल एसोसिएशन हो, लेकिन ये सब एसोसिएशन बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि स्ट्राइक करना, ठीक है, क्योंकि स्ट्राइक एक लीगल राइट है, न कि हमारा फंडामेंटल। स्ट्राइक जो हम लोग करते हैं तो स्ट्राइक करना लीगल राइट होता है, उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है, फिर स्ट्राइक करना होता है, वो लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है जो कि बिना किसी से पूछे हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे। और बंद को सुप्रीम कोर्ट ने जब बंद कर देता है कि भारत बंद, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने बंद को इलीगल माना है, ठीक है, मतलब ये लीगल भी नहीं है, बंद जो है इलीगल है, क्योंकि इसमें जो है एलिमेंट, मतलब सिंस इट इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फोर्सेज एंड डिस्टर्ब द पब्लिक लाइफ को डिस्टर्ब करता है, इस वजह से इसे इलीगल माना है बंद को, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिए, एसोसिएशन बनाने का अधिकार में भी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। कोई भी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड फोर्सेज है, जैसे हमारे आर्मी सब है, ये सब जो है ना अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं बना सकता है, ठीक है। अगर आर्मी है वो भी नहीं बना सकता है, अगर, क्योंकि ये सिक्योरिटी, हमारे देश का मामला सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो वो नहीं बना सकता है। अगर कोई सिविल
सिविल स्टाफ भी है, कोई सिविल पर्सन भी है, सिविल पर्सन जो इस सिक्योरिटी आर्मी से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो ये भी अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं बना सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 33 जो है ना उसके ये बताता है, आर्टिकल 33 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है कि कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड फोर्सेज हमारे जितने होंगे ये सब कोई अपना एसोसिएशन नहीं बना सकता है, इसीलिए आप देखें कोई आर्मी सबका एसोसिएशन नहीं होता है। आर्टिकल 19 का डी बोलता है कि मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कि एक पर्सन को, एक हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया को पूरे इंडिया में कहीं भी घूमने का आज़ादी है, फ्रीली मूव कर सकता है। अब रहा इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है कि ध्यान में रख करके, किसको ध्यान में रख करके, द इंटरेस्ट ऑफ एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब होता है ना, ट्राइब के, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया में कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ पे जाना मना है क्योंकि वहाँ ट्राइब रहते हैं और ट्राइब लोग जाते हैं, जैसे आप अंडमान निकोबार में कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे जाने पे इंसान सबको मार देता है क्योंकि ट्राइब का रहन डिफरेंट है। तो मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को देखते हुए आप पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, ये हमारे आर्टिकल 1 का डी हमको देता है। अब रहा उसके बाद, तो सर 1 का जो ई होता है ना, ई, डी के बाद ई, टू रिसाइड एंड सेटल, ये हम लोग को आज़ादी देता है इस चीज़ के बारे में, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, मतलब कहीं भी आप सेटल हो सकते हैं और रिसाइड कर सकते हैं, मतलब कहीं भी जाकर के अपना घर बना के वहाँ आप रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ भी जो है ना, यहाँ भी जो है हमारा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए, जैसे अभी देखिए कुछ एरिया जो होता है उसको शेड्यूल 6A में रख दिया जाता है। शेड्यूल 6A में जो है अभी लद्दाख में इसकी मांग हो रही है। इसमें क्या होता है कि कुछ एरिया को इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से देखते हुए, शेड्यूल ट्राइब को देखते हुए उस एरिया सब में जो है ज़मीन खरीदना, वहाँ पे रहना जो होता है मना होता है, ठीक है। जो हाँ वहाँ के रेसिडेंट होते हैं बस वही रहते हैं वहाँ पे, इसका भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। और उसके बाद एफ नहीं है, देखिए ई के बाद डायरेक्ट जी पे आ गया, तो एफ क्यों नहीं है सर? देखिए 19 का जो एफ था ना वो था राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, किसी को राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब जिसके पास जितना प्रॉपर्टी है राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा गया कि आर्टिकल 19 का एफ जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी ज़मीन जो ज़मीन जो होता है किसी के पास, तो उसको राइट, उसको रखने का अधिकार होता था। इस राइट को फंडामेंटल राइट से हटा करके, ठीक है, को पूछेगा कि कैसे हटाया इसको, तो याद रखना है कि 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटाया। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया है। 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया, हटा करके अब इसे एक लीगल राइट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? तो लीगल राइट बना दिया। अब लीगल राइट बनाया तो सर ये कहाँ पे है लीगल राइट? तो ये याद रखना है कि 300 जो 1 है इसमें इसको रखा गया है, 301 में इसको रखा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो एफ नहीं है, 19 का एफ समझ में आ गया आपको। 19 का जी बोलता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, मतलब किसी पर्सन को आज़ादी है कि कोई भी ऑक्यूपेशन अपना, कोई भी व्यवसाय कर सकता है, कोई भी प्रोफेशन अपना अपना सकता है, ठीक है। लेकिन आप इसमें भी याद होगा आपको कि कुछ प्रोफेशन करने से भारत में मना किया गया है, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, ठीक है, कि पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए कुछ प्रोफेशन ऐसे बम बारूद बनाना ये सब अलाउ नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा टोटल आर्टिकल 19 था, ठीक है। 19 में हम लोग को पब्लिक को 6 राइट मिले हुए हैं। ये 6 राइट आप समझ गए होंगे कि एक इंसान को डिग्निटीफुल लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है, इसीलिए आर्टिकल 19 सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए याद कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले देखिए इसका लोग ट्रिक से याद करता है। कैसे याद करता है कि 6 राइट हम लोग को मिला है। सबसे पहला राइट बोलने की आज़ादी देता है। जब आप बोलेंगे तब आपकी आवाज़ को सुनने के लिए लोग सब आएंगे, तो असेंबल हो जाएंगे, कुछ लोग असेंबल हो गए, ठीक है। सबसे पहले बोलना, फिर उसके बाद असेंबल हो गए कुछ लोग। असेंबल होंगे तो आप उसको क्या बनाएंगे? एक एसोसिएशन बनाएंगे। अब जब 10 लोग एक जगह खड़े हो गए तो एक पार्टी बना लेंगे वहाँ पे। उसके बाद होता है हम लोग को, पहले हमने बोलने का आज़ादी, फिर असेंबल किया, फिर एक एसोसिएशन बना लिया, एक पार्टी बना लिया। जब एसोसिएशन आपने बना लिया तो अब इस एसोसिएशन को लेकर के कहीं ना कहीं घूमना पड़ेगा ताकि और लोगों को जोड़ा जाए उसमें, ठीक है। तो आप पूरे इंडिया में घूमना स्टार्ट कर दिए। अब कहीं घूमना स्टार्ट कर दिए तो आपको एक हेडक्वार्टर भी बनाना पड़ेगा, कहीं रहना भी पड़ेगा। तो एक आपने अपना रेसाइड किए, घर बना लिए, ठीक है। और उसके बाद है कि आप नौकरी, व्यवसाय, इसका काम अब क्या करेगा इसके, तो मतलब ऐसे ही याद किया जाता है कि बोलने की आज़ादी, असेंबल होने की आज़ादी, उसके बाद एसोसिएशन फॉर्मेशन की आज़ादी, उसके बाद जो है पूरे इंडिया में घूमने की आज़ादी, उसके बाद रहने की आज़ादी, ऑक्यूपेशन की आज़ादी। ये 6 राइट हमारे लाइफ से रिलेटेड है, इसीलिए आर्टिकल 19 को सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल गारंटी ऑल सिटीजन द राइट टू असेंबल। देखिए यही सेम क्वेश्चन पूछ दिया कि असेंबल होने की आज़ादी हम लोग को कौन देता है।
अभी बस जस्ट मैंने बताया कि 19 का जो हमारा 1 का ए है, ये हम लोग को क्या देता है, बोलने की आज़ादी, राइट टू कि क्या, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किसी भी ओपिनियन बोलने तोलने का आज़ादी देता है हम लोग। उसके बाद 19 का बी क्या देता है हम लोग को, असेंबल होने की आज़ादी। तो इसका आंसर भी यही है कि असेंबल होने की आज़ादी हम लोग को कौन देता है, तो 19 का बी देता है। अब 19 का सी क्या देता है, तो ये असेंबल होने की आज़ादी हम लोग को दिया। ये एसोसिएशन फॉर्मेशन की आज़ादी देता है, एसोसिएशन फॉर्मेशन की आज़ादी 19 का सी देता है। जब एसोसिएशन आपने फॉर्म कर लिया तो 19 का डी आपको देगा राइट टू मूवमेंट, कहीं भी घूमने, पूरे इंडिया में कहीं भी घूमने की आज़ादी देगा, लेकिन हमारे एसटी के इंटरेस्ट को देखते हुए। तो ये हमारा टोटल आर्टिकल 19, इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो 19 का बी था, कि मतलब राइट टू जो है असेंबल का आज़ादी हम लोग को कौन देता है, तो राइट टू असेंबल हम लोग को 19 का बी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कौन सा आर्टिकल है जो स्टेट को प्रोहिबिट करता है किसी इंडिविजुअल के सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस के बारे में। मतलब ये हुआ कि ये कौन सा आर्टिकल है जिसमें कहता है, जो सरकार को रोकता है कि आप किसी से ज़बरदस्ती से जो है ये नहीं कहिएगा कि तुम्ही ने क्राइम किया, ये एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। तो ऐसा नहीं कर सकता है। मतलब किसी भी पर्सन को आप ज़बरदस्ती ये नहीं बोल सकते, किसी भी पर्सन को आप ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते कि तुम्ही ने कहो कि तुम्ही ने क्राइम किया, ये ज़बरदस्ती एक्सेप्ट नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल रोकता है, तो देखिए ये जो आर्टिकल है ना, ये हमारा आर्टिकल 20 का 3 है, ठीक है। ये याद रखना है कि हमारा आर्टिकल जो 20 है ना, आर्टिकल 20 जो है ना, आर्टिकल 20, ठीक है, ये हमारे 3 राइट देता है। मतलब कि ये सरकार, किसी भी सरकार, जो गवर्नमेंट जो है ना, इसके कोर्सिव एक्शन, मतलब कि कोई फोर्सफुली एक्शन करने से, लोगों पे, जनता पे फोर्सफुली एक्शन करने से रोकता है। और 3 तरह से रोकता है। सबसे पहला जो 20 का 1 बोलता है, ये बोलता है कि देखिए किसी भी पर्सन को सरकार पनिश तभी करेगा जब उसने कोई ऐसे लॉ जो एग्जिस्ट कर रहा था, उस लॉ को तोड़ करके क्राइम किया हो। मतलब ऐसा नहीं कि क्राइम अभी किया हो, अभी वो लॉ है नहीं, लेकिन फिर सरकार ने जो है वो एक लॉ बना दिया। मतलब देखिए सिंपल सा मैं एग्जांपल बताता हूँ कि कोई माने कोई एक्शन हमने किया, ठीक है, कोई एक्शन हमने किया, हमको पता था कि ये कोई कानूनी अपराध नहीं है और हमने वो एक्शन कर दिया, ठीक है। अब सरकार को लगा कि नहीं, ये भी कानूनी अपराध था और हमारे लॉ में लिखा हुआ नहीं था, अब हम लिखेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकता है। मतलब जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा था उसको अगर हम ब्रेक किए होंगे तब हमको पनिश कर सकता है सरकार। तो आर्टिकल 20 जो है ना, सरकार के कोर्सिव एक्शन या फोर्सफुली एक्शन से रोकता है, सरकार को जनता पे फोर्सफुली एक्शन करने से रोकता है। तो पहला कैसे रोकता है, तो पहला आर्टिकल 20 का 1 बोलता है कि सरकार जो है ना, किसी भी पर्सन को तभी पनिश करेगा जब वो एग्जिस्टिंग लॉ को वायलेट करेगा, ठीक है, कि नहीं आया समझ में। मतलब जो एग्जिस्ट कर रहा है लॉ, उसको अगर हमने तोड़ा हो ना, तभी हमको सरकार पनिश कर सकता है। आर्टिकल 20 का 2 बोलता है कि सरकार किसी भी पर्सन को एक क्राइम के लिए एक ही बार पनिश कर सकता है। ये नहीं कि 10 बार उसे पनिश करते रहेगा। आज मानो कि रेप पे ये पनिशमेंट है, ठीक है, मतलब रेप पे ये पनिशमेंट है, कल जाकर के रेप पे मानो कि दूसरा पनिशमेंट हो गया जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तो आज इसको ये पनिशमेंट दे दिया, फिर कुछ दिन के बाद वो लॉ बना तो फिर वो भी पनिशमेंट देगा, तो ऐसा नहीं होगा। किसी भी क्राइम के लिए, 1 क्राइम के लिए एक ही पनिशमेंट मिलेगा। ये आर्टिकल 20 का हमारा 2 बोलता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मानिए किसी पर्सन ने रेप किया, उसको सरकार ने पनिश किया, ठीक है, सरकार ने मानिए उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया या कुछ भी दिया, लेकिन मानिए वो जहाँ पे काम कर रहा था ना, उस डिपार्टमेंट में भी उसे पनिश किया, ठीक है, उस डिपार्टमेंट ने भी उसे नौकरी से हटा दिया वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़ पनिश किया। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है, इसको आप 2 पनिशमेंट नहीं बोल सकते। जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या डिपार्टमेंटल एक्शन है ना, ये कर सकता है किसी के साथ। मतलब सरकार 2 बार पनिश नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको समाज ने पनिश कर रहा है, समाज ने कहा कि गांव से निकल जाओ, समाज से निकल जाओ, तो समाज जो पनिश कर रहा है उसको हम डबल पनिशमेंट नहीं बोल सकते। सरकार 2 बार पनिश नहीं करेगा, ये हमारा आर्टिकल 20 का 2 बोलता है। तो आर्टिकल 20 आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 20 जो है ना, सरकार को जनता पे जो है ज़बरदस्ती पनिशमेंट, कोर्सिव पनिशमेंट, फोर्सफुली पनिशमेंट करने से रोकता है। और ये 3 राइट समाज हमारी जनता को देता है, हमारे नागरिक को 3 राइट देता है। पहला राइट देता है कि किसी भी पर्सन, जो भी पर्सन एग्जिस्टिंग लॉ को वायलेट करेगा तभी उसे पनिश किया जाएगा। एग्जिस्टिंग लॉ को वायलेट करेगा तभी उसे क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। ये आर्टिकल 20 का 1 बोलता है। 20 का 2 बोलता है कि किसी भी पर्सन को 2 बार पनिशमेंट नहीं करना है, एक ही बार पनिशमेंट, ओनली 1 पनिशमेंट फॉर 1 क्राइम, 1 पनिशमेंट फॉर 1 क्राइम, एक पनिशमेंट मिलना चाहिए किसी एक क्राइम के लिए। और आर्टिकल 20 का 3 बोलता है कि
प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम कंपेलिंग, किसी भी पर्सन को आप ज़बरदस्ती एक्सेप्ट नहीं कराना है कि तुम ही ने क्राइम किया है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 20 जो है ना, ये हमको सरकार से बचाता है, ताकि अगर कोई मानिए गलत सरकार आ गया तो वो हमको जो है ज़बरदस्ती पनिश नहीं करे। ऐसा हमेशा पॉलिटिकल पार्टी सब में देखने को मिलता है कि जब रूलिंग गवर्नमेंट होता है ना, तो वो अपने जो अपोजिशन गवर्नमेंट के जो लोग सब होते हैं ना, उसको जो है क्या करेगा, पनिश करने की कोशिश करता है। तो ये फंडामेंटल राइट हम लोग को जो है बचाता है कि किसी एक क्राइम के लिए एक पनिशमेंट, अगर एग्जिस्टिंग लॉ को वायलेट किया हो तभी उसको पनिशमेंट मिलेगा। और तीसरा बताता है कि उसको ज़बरदस्ती जो है सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग नहीं करना है, मतलब ज़बरदस्ती उसको नहीं बोलना है कि तुम ही ने क्राइम किया है, ठीक है, तुम ही ने क्राइम किया है, सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग नहीं करना है। तो ये आर्टिकल हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। देखिए आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे मतलब फंडामेंटल राइट का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि जीने का आज़ादी, जीने का आज़ादी कौन देता है हम लोग को, ठीक है। स्टेट कैन नॉट डिवाइड द एनीवन्स लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अंडर द प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो है ना, किसी भी पर्सन का लाइफ एंड लिबर्टी नहीं छीन सकता है। जो सरकार है वो किसी भी पर्सन का लाइफ एंड लिबर्टी नहीं छीन सकता है एक्सेप्ट प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश, मतलब किसी को आप तो जानते हैं कि मतलब फांसी की भी सज़ा मिलता है, तो लाइफ उस समय लिया जाता है, लेकिन वो क्यों लिया गया, तो प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश हुआ, जब लॉ ने उसको कहा कि हाँ ये जो पर्सन है इसने ऐसा काम किया है जिससे इसका लाइफ लिया जा सकता है, तभी लाइफ ले सकता है, नहीं तो ऐसे लाइफ सरकार किसी का नहीं ले सकता है। ये हमारे आर्टिकल 21 में लिखा गया है कि पर्सन कोई भी सरकार जो है ना, किसी भी पर्सन का लाइफ एंड लिबर्टी नहीं छीन सकता है। न्यायसवन आर्टिकल 21 कंसिडर किया जाता है एज द बैकबोन ऑफ पार्ट 3। जो हमारा पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पूरे का बैकबोन आर्टिकल 21 को बोला जाता है। आर्टिकल 21 को इस पूरे का बैकबोन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आप समझ गए होंगे कि पूरे का बैकबोन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसी का नहीं, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी ले लीजिए, जो DPSP है पार्ट 4 भी ले लीजिए, ये दोनों का पार्ट 3 पार्ट 4 इस सभी का बैकबोन आर्टिकल 2। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक इंसान के लिए क्या होता है, लाइफ एंड लिबर्टी, जीने की आज़ादी, कि नहीं ऐसा। तो इसीलिए पार्ट 3 एंड पार्ट 4 हम लोग DPSP के बारे में पढ़ेंगे, तो DPSP भी देखेंगे कि हम लोग के लिए ही सरकार को DPSP में कुछ सारे लॉ लिखे गए हैं जो सरकार को बोलता है कि ऐसे ऐसे लोगों की भलाई के लिए आपको काम करना है। तो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 दोनों को अगर देखें, इस सभी का पार्ट 3 एंड पार्ट 4 का जो बैकबोन होगा ना, वो कौन होगा, आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 का ही एक्सटेंशन हम लोग आर्टिकल 19 को बोलते हैं, जो जीने की आज़ादी के साथ साथ हम लोग को लिबर्टी देता है, बोलने की आज़ादी। आपको पता होना चाहिए पूरे फंडामेंटल राइट में, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट है 12 से 35 तक, इस पूरे फंडामेंटल राइट में सबसे ज़्यादा लिबरल राइट जो है वो हमारा आर्टिकल 21 ही है। क्योंकि सर लिबरल का मतलब बताइए, लिबरल का क्या मतलब हुआ? लिबरल का मतलब ये हुआ कि जो आर्टिकल 21 का मीनिंग है ना, ये जो है सुप्रीम कोर्ट तय करते रहता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट से पूछिएगा कि राइट टू लाइफ का मतलब क्या होता है, तो वो आपको बोलेगा कि देखो राइट टू स्लीप जो होता है, सोने की आज़ादी, किसी को सोने की आज़ादी जो है ये भी उसका राइट टू लाइफ है। किसी को प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए, ये भी उसका राइट टू लाइफ है। किसी को शेल्टर मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए, ये भी उसका राइट टू लाइफ है। उसको फेयर जस्टिस मिलना चाहिए, ये भी उसका राइट टू लाइफ है। हेल्थ ऑफ वर्कर सही रहे, ये भी उसका राइट टू लाइफ है। करप्शन फ्री गवर्नमेंट मिले, ये उसका राइट टू लाइफ है। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले, ये भी उसका राइट टू लाइफ है। ठीक है कि नहीं है? उसका रेपुटेशन अच्छा रहे, ये भी उसका राइट टू लाइफ। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, आर्टिकल 21 को इतना बढ़ाते जा रहा है कि कोई भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये इंसान को मिलना चाहिए, तो वो कहता है कि आर्टिकल 21 में रख दो उसको। ठीक है, तो मतलब राइट टू लाइफ जो है ना, इसका बहुत मीनिंग होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसका मतलब राइट टू लाइफ का मतलब किसी को जीने का आज़ादी का मतलब ये भी होता है कि उसके जीने के लिए क्या सब चीज़ जरूरी होता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जितना कुछ मैंने अभी बताया, राइट टू स्लीप, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, ये सब हमारे आर्टिकल 21 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया। अब रहा कि सर एक कंडीशन है कि जिसमें लाइफ छीना जा सकता है, कह रहा है नहीं, हाँ, एक्सेप्ट अंडर द प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ। इसको और थोड़ा मुझे बताइए कि प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या होता है। देखिए इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में होगा। तो आर्टिकल 21 आप लोग समझ गए क्या? आर्टिकल 21 हम लोग को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की आज़ादी देता है। किसी को जीने की आज़ादी सरकार नहीं छीन सकती है। स्टेट कैन नॉट डिवाइड एनीवन लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अंडर द प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय।
बिना लॉ को उसने अगर कुछ वायलेट नहीं किया तो उसके लाइफ एंड लिबर्टी को सरकार नहीं छीनेगी। राइट टू लाइफ का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ बोला है। राइट टू लाइफ का मतलब मैंने बताया कि राइट टू स्लीप, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू फ्री एंड फेयर जस्टिस, राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, करप्शन फ्री गवर्नमेंट, ये सब होता है। ठीक है, राइट टू लाइफ को पार्ट 3 एंड पार्ट 4 का बैकबोन बोला जाता है। ये सबसे ज़्यादा लिबरल राइट है हमारा। ठीक है, ये हम लोग को कह सकते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट का सबसे इंपॉर्टेंट राइट है। ठीक है, अब रहा कि सर ये प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है, इसके बारे में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ को हमने किस कंट्री से लिया है, टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो देखिए प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो है हमने यूके से लिया है, और एक सेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या बोलते हैं? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है हमने किसी कंट्री से लिया है। तो प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ हमने यूके से लिया है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने यूएसए से लिया है। अब आके सर ये दोनों चीज़ होता क्या है, तो देखिए प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय जो लॉ होता है ना, इसमें क्या होता है कि जब भी किसी पर्सन का लाइफ एंड लिबर्टी पे खतरा आता है, जब भी किसी पर्सन के लाइफ एंड लिबर्टी पे खतरा होता है, तो जो वो जुडिशरी के पास जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जाता है, तो वहाँ पे उसके 3 चीज़ को चेक किया जाता है। ठीक है, मतलब देखा जाता है कि क्या इस पर्सन को जो पनिशमेंट मिल रहा है वो सही मिल रहा है कि नहीं। तो अगर प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ के थ्रू जुडिशियरी 3 चीज़ चेक करता है। पहला तो ये चेक करता है कि इस पर्सन जिसका लाइफ एंड लिबर्टी छीना जा रहा है, क्या वो किसी एग्जिस्टिंग लॉ को वायलेट किया है क्या, मतलब कोई ऐसा लॉ एग्जिस्ट करता है जिसको इसने वायलेट किया है, मतलब पहले उस लॉ के एग्जिस्टेंस पे बात करता है। फिर उसके बाद देखता है क्या इसको जो पास हुआ है, इस लॉ को जिसने बनाया है, क्या वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी था क्या, मतलब क्या उसके पास ये पावर था, इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो था इस बिल को पास करने के। और जो तीसरा ये देखता है कि उसको पास करने में सही प्रोसेस का यूज़ किया गया है कि नहीं किया गया है, मतलब समझ रहे हैं ना, पास कैसे होता है। सबसे पहले एक रेजोल्यूशन लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन होता है, मतलब उसके प्रोसेस को देखता है, पास होने का प्रोसेस को देखता है कि नहीं आया समझ में। प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ में जुडिशियरी 3 चीज़ को देखता है। पहला ये देखता है कि क्या कोई लॉ एग्जिस्ट कर रहा था जिसको इसने वायलेट किया है, कोई लॉ एग्जिस्टिंग था। दूसरा ये देखता है क्या इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, जिसके पास ये पावर था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इसको पास किया है कि नहीं। और तीसरा ये देखता है कि इसको पास करने में सही प्रोसेस का यूज़ किया गया है कि नहीं, मतलब कि पास करने का एक तरीका होता है ना, किसी भी लॉ पास होता है तो पहले जो है लोअर हाउस में जाता है, फिर अपर हाउस में जाता है, फिर प्रेसिडेंट का साइन होता है। सेम में अगर हम स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाए तो वहाँ भी लोअर हाउस, अपर हाउस और फिर गवर्नर का साइन होता है। तो समझ में आया ना आपको। प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ में जो प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, ये कॉन्सेप्ट में क्या होता है, 3 जुडिशियरी 3 चीज चेक करता है जब किसी पर्सन के लाइफ एंड लिबर्टी पे खतरा होता है। और वो 3 चीज़ क्या सब है, तो पहला ये चेक करता है कि जो इसको पनिशमेंट मिल रहा है क्या किसी एग्जिस्टिंग लॉ को वायलेट किया है कि नहीं, मतलब एग्जिस्टिंग लॉ कोई ऐसा है जिसको इसने वायलेट किया है। दूसरा ये चेक करता है क्या इस लॉ को जिसने बनाया है वो उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी था, क्या वो बनाने के उसके योग्य था, क्या उस जिसने इसको बनाया है इस लॉ को वो योग्य था कि नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा ये पास हुआ है कि नहीं। और फिर चेक करता है कि ये पास सही से किया गया, इस बिल को बनाते वक्त पास सही से किया। अभी देखिए इसमें जुडिशियरी ने मतलब एक चीज़ नहीं देखा, और वो क्या था, वो ये था कि सर ये लॉ सही है कि नहीं, मतलब इस लॉ के बारे में नहीं देख रहा है। मतलब इसमें जुडिशियरी एक चीज़ छोड़ रहा है, और वो चीज़ क्या है कि ये नहीं देख रहा है कि सर ये लॉ भी सही है कि नहीं हमारे देश के लिए। तो इसका मतलब है कि सर लॉ तो इसमें मेन चीज़ तो देख ही नहीं रहा है। तो ये जो अगर ये चारों चीज़ देखता है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब फेयरिटी ऑफ दिस लॉ। उस लॉ के फेयरिटी पे भी जब जांच करने लगता है ना कोर्ट, जुडिशियरी, तब उसे हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलते हैं। तो प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ में 3 चीज़ चेक करता है, क्या ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट करता है कि नहीं, दूसरा इसको पास करने वाला अथॉरिटी कॉम्पिटेंट था कि नहीं, और तीसरा ये देखता है कि पास करने में सही प्रोसीड्योर का यूज़ किया गया है कि नहीं। ठीक है, प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश बाय लॉ हमने यूके से लिया है, और जुडिशियरी के पास ये अधिकार होता है कि किसी भी पर्सन के लाइफ एंड लिबर्टी पे खतरा आए तो जो है इस प्रोसेस का यूज करके जांच किया जाता है। लेकिन इसमें जुडिशियरी जो है ना, जुडिशियरी एक चीज़ जांच नहीं करता है कि फेयरिटी ऑफ दिस लॉ, मतलब इस लॉ को बनाने में के पीछे कहीं सरकार का गलत मकसद तो नहीं था। फेयरिटी ऑफ लॉ को चेक नहीं करता है। जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किस कंट्री से लिया है, तो यूएसए से लिया। और इसमें क्या होता है कि 4 चीज़ पे जांच किया जाता है, तो 3 चीज़ पहले वाला ही रहेगा और इसमें एक चीज़ नया आ जाएगा, और वो आ जाएगा कि फेयरिटी ऑफ द लॉ, उस लॉ के फेयरिटी पे भी जांच किया जाएगा
ये लॉ जो सरकार ने बनाया कोई गलत इंटेंशन से तो नहीं बनाया, ऐसा तो नहीं कि अपने अपोजिशन सबको जेल में भेजने के लिए ये लॉ बनाया हो, तो इस पे भी जांच करता है। और ऐसा ही हुआ था, एक मेनका गांधी केस हुआ था 1978 में। इस केस में जो जुडिशियरी था, जुडिशियरी ने बोला कि हम जो है प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे, कि नहीं आया समझ में। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ और और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या अंतर होता है। सिंपल सा समझिए, किसी के लाइफ एंड लिबर्टी पे खतरा होता है तो जस्टिस लेने के लिए जब कोर्ट जाता है तो जुडिशियरी जो है इन 3 चीज़ और 4 चीज़ को चेक करता है। जिस प्रोसेस से जुडिशियरी को लगेगा वो प्रोसेस से उसको चेक करेगा। जो हमारा प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ था, उस लॉ में, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ में जुडिशियरी जो है ना, सरकार के इंटेंशन को नहीं देखता है कि सरकार ने इस लॉ के पीछे बनाने के पीछे क्या इंटेंशन था। लेकिन हमारा जो ड्यू प्रोसेस और लॉ है, इसमें सरकार के इंटेंशन पे भी सवाल होता है कि सरकार ने इस कानून को जो बनाया है वो सही तरीके से, मतलब सही इंटेंशन के साथ बनाया है कि नहीं। ड्यू प्रोसेस लॉ को हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम सबके इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो देखिए नाम से ही लग रहा है कि नेचुरल जस्टिस मतलब एक अच्छा जस्टिस मिलना चाहिए। हर एक पर्सन के पास ये अधिकार है ना, उसको सही जस्टिस मिले, टाइमली जस्टिस मिले। देखिए नेचुरल जस्टिस कब मिलेगा, मानिए कि मतलब कोई पर्सन है, वो एसडीएम है, ठीक है, और एसडीएम एक जज भी होता है। एसडीएम जो होता है वो एक जज के रूप में भी काम करता है, ठीक है। तो अगर मानिए कि इस एसडीएम पे भी किसी ने आरोप लगाया, इस एसडीएम पे किसी ने आरोप लगाया कि हमारे साथ गलत किया है, ठीक है। अब ये तो खुद एसडीएम है, तो अपने केस में वो अपना ही जज बन जाएगा और अपने खिलाफ जो है फैसला नहीं सुनाएगा। तो इसीलिए जो है ना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आया है। और ये जो है ना, देखिए इसमें 3 चीज़ है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में है किसी भी पर्सन को बिना सुने हुए पनिश नहीं करना है। नो वन कैन बी पनिश्ड अनहियर्ड। बिना सुने ये किसी को भी, मतलब हर एक को बोलने का आज़ादी है और उसको बिना सुने हुए उसको डायरेक्टली पनिश कर देना है, पहले उसका भी सुनना है। इसीलिए आप देखे होंगे हमारे देश में कोई बड़ा से बड़ा कोई पनिशमेंट करता है, उसको भी कोर्ट के सामने लाया जाता है और कोर्ट में उससे पूछता है कि तुमने क्या सच में किया है क्राइम कि नहीं किया है। तो बिना सुने हुए किसी को पनिश नहीं करना है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इंक्लूड, तो पहला ये इंक्लूड करता है कि नो वन कैन बी पनिश्ड अनहियर्ड। दूसरा ये भी बोलता है कि नो मैन कैन बी जज्ड ऑफ हिज ऑन केस। कोई भी पर्सन जिस पे ये आरोप लगा है ना, वो अपने केस का लड़ाई खुद नहीं लड़ेगा, मतलब जज अपने ही केस में जज नहीं बन जाएगा। ये मैंने आपको डीएम एसडीएम सबके लिए बोला है, ठीक है, क्योंकि इस लोग के पास जज का भी पावर होता है, ये लोग जज भी बन सकता है। तो ये लोग जो है ना अपने केस में ही सुनवाई नहीं करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो लिखा है ऑथोरिटी मस्ट बी एक्ट बोनाफाइड या अनबाइस्ड, मतलब कि जो ऑथोरिटी इसको सुनवाई कर रहा है, मानिए कि कोर्ट में इसका सुनवाई हो रहा है, तो कोर्ट को किसी के बाइसनेस में नहीं मतलब अपना जजमेंट देना है, मतलब किसी के दबाव में नहीं, एकदम पूरा निष्पक्ष होकर अपना जवाब देना है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में ये तीनों बात आते हैं कि बिना सुने किसी को पनिश नहीं करना है, कोई भी पर्सन जिस पे ये आरोप लगा है वो खुद अपना जज उस केस का नहीं बन सकता है, और जो अथॉरिटी इसको जजमेंट दे रहा है ना वो बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब कि वो अनवाइसनेस होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर जो होगा, अच्छा इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका ऑल द एबव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑल द एबव, ठीक है, ऑल द एबव होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों सही है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कॉन्सेप्ट में ये तीनों चीज़ आते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 21 का वो ए है। ये क्या बताता है? कह रहा है कि आर्टिकल 21 का ए एडिड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज अमेंडमेंट। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 का जो ए है ना, ये हम लोग को बताता है किस चीज़ के बारे में? तो ये बताता है कि प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताता है। ये किस चीज़ के बारे में बताता है? तो इसका मतलब होता है कि प्रोवाइड द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन 6 से लेकर के 14 तक, बिटवीन द 6 to 14, 6 से लेकर 6 से लेकर 14 ईयर तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन सरकार को देना है, फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है। ये हमारा आर्टिकल बोलता है 21 का ए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सरकार को देना है 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि ये किस अमेंडमेंट के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया है। मतलब समझे ना, ये फंडामेंटल राइट में, हमारे फंडामेंटल राइट में ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है? तो याद रखिए कि जो 86th अमेंडमेंट था ना, इस अमेंडमेंट के द्वारा जो है हमारे फंडामेंटल राइट में फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन द 6 to 14 ईयर
के बच्चों के लिए, चिल्ड्रेन के लिए दिया गया है, ठीक है। और ये आपको एक चीज़ और भी याद रखना है कि यही सेम चीज़ जो है ना हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में, हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है, आपको पता होगा कि हमारे पार्ट 4 में 51A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारा, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि देखिए हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक है, और फिर 36 से लेकर के 51 तक, जो 51 तक है ये हमारा पार्ट 4 हो जाता है। और उसी पार्ट 4 में एक और चीज़ है 51 का A, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी को डिस्कस करता है। और इस फंडामेंटल ड्यूटी में भी सेम चीज़ जोड़ा गया है कि 14 साल से कम के बच्चे को क्या करना है, तो एजुकेशन देना है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। फंडामेंटल ड्यूटी जब आप पढ़ेंगे तो उसका 11वां नंबर यही चीज़ बताता है, ठीक है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि आर्टिकल 21 का ए जो है ये 86 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है हमारे फंडामेंटल राइट में, और ये बताता है कि प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गिवन टू द चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 ईयर एज, ठीक है। 6 to 14 ईयर एज के बच्चे को क्या करना है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है सरकार को, ठीक है। ये हमारा 86 अमेंडमेंट के द्वारा आया था, ये याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रोड्यूस बिफोर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर ऑफ द अरेस्ट, विच आर्टिकल टेल्स अबाउट इट। कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल जो है ये बताता है कि जिस पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट किया है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना है, खड़ी करना है, मजिस्ट्रेट के सामने उसको रखना है। कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना है, मजिस्ट्रेट के सामने रखना है। ये कौन सा आर्टिकल हम लोग को बताता है, ठीक है। तो ये देखिए आर्टिकल जो है ना हमारा 22 जो है ना उसका 22 का 2 बताता है, 22 का 2 ये बताता है कि किसी भी पर्सन को जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है ना, उस अरेस्टेड पर्सन को जो है ना 24 घंटे के अंदर जो नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने जो है उसको पेश करना है, ठीक है। अब खोगे सर सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आर्टिकल 22 है क्या। तो देखिए आर्टिकल 22 क्या है ये मैं बताता हूँ। आर्टिकल 22 जो होता है ना, जब देखिए ये भी फंडामेंटल राइट है हमारा, तो आर्टिकल 22 बताता है कि जब कोई पर्सन अरेस्ट हो गया, मतलब कि मानिए किसी पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है। तो अरेस्ट होने के बाद भी हम लोग को कुछ फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, ठीक है। अरेस्ट होने के बाद, आफ्टर अरेस्ट, ठीक है, आफ्टर अरेस्ट हम लोग को कुछ राइट दिए गए हैं कि ये सब काम हम कर सकते हैं, जिसमें 22 आर्टिकल बताता है, 22 का 1 बताता है, 22 का 1 बताता है कि नो पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है, ठीक है, उसको बिना बताए हुए अरेस्ट नहीं करना है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए हुए नहीं अरेस्ट करना है। मतलब कि जिस पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट किया है ना उसको वहाँ पे रीजन भी बताएगा कि भाई तुमको क्यों अरेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये नहीं कि उस पर सस्पिशन है तो उसको अरेस्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट भी बताएगा उस पर्सन को, ठीक है, उसको अरेस्ट होने का रीजन बताएगा, ठीक है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि अरेस्ट जिस पर्सन को कर लिया गया है ना उसको राइट, ये भी राइट है कि वो अपने फैमिली को इन्फॉर्म करेगा, अपने रिलेटिव को फोन करेगा कि हमको अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। साथ ही साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो अरेस्ट किया गया जिस पर्सन को, तो उसको सस्पिशन के ग्राउंड पे अरेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है कि ये हम लोग को बताता है। और एक चीज़ और याद रखिए, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है ना उसके जो है ना, मतलब जो आप देखे होंगे कि हम लोग जब पुलिस में जाते हैं तो वहाँ FIR रजिस्टर होता है, तो ये भी लिखा हुआ है कि अरेस्टेड पर्सन का जो है रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो पुलिस स्टेशन में उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब उसका डायरी होना चाहिए अरेस्ट का केसेस। तो ये हमारे आर्टिकल 22 का 1 बोलता है किसी भी पर्सन जिसको आप अरेस्ट कर रहे हैं ना उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आपको बताना है, ठीक है, पुलिस को बताना है कि किस वजह से आपको अरेस्ट किया। 22 का 2 बोलता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया है ना उसको 24 घंटे के अंदर अरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको पेश करना है। और 22 का 3 बोलता है कि जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया है, ठीक है, उसको जो अरेस्ट किया है, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द पीरियड विच, मतलब ये बोलता है कि अगर मानिए कि मजिस्ट्रेट ने उसका सज़ा सुनाई दे दिया, ठीक है, तो सज़ा जितने मानिए 2 साल का है तो उसको 2 साल के बाद 2 ईयर के 1 दिन बाद भी उसको जेल में नहीं रखना है। नेक्स्ट मतलब 2 ईयर कंप्लीटेड उसको जेल से रिहा कर देना है। मतलब किसी भी पर्सन को डिटेंशन जो है ना, डिटेंशन जितना दिन उसको मजिस्ट्रेट ने सुनवाई में उसको जजमेंट दिया है कि 2 साल का डिटेंशन है, तो 2 साल से थोड़ा भी दिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का केस स्टेट सब में देखने को मिलता है। एक बिहार में ऐसा केस हुआ था जिसमें जो है 14 साल तक, मतलब उसका पीरियड हो चुका था, डिटेंशन का पीरियड ख़त्म हो चुका था, उसके 14 साल तक वो जेल में बंद रहा। समझ रहे हैं बात।
तो हमारा जो आर्टिकल 22 का 2 है ना, ये हम लोग को 3 राइट देता है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द अरेस्ट। आर्टिकल 22 को हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तब जो हमारे पास राइट होता है उसके बारे में आर्टिकल 22 बोलता है। और वो बोलता है प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द अरेस्ट, बिफोर अरेस्ट नहीं, आफ्टर अरेस्ट नहीं, ड्यूरिंग द अरेस्ट। मतलब अरेस्ट जब हो गया आफ्टर कह सकते हैं उसे, ठीक है। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अरेस्ट क्या सब हमारे पास राइट होता है। तो जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो पहला 22 का 1 बोलता है कि उसको सबसे पहले ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताओ। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, किस वजह से उसको अरेस्ट किया गया है, तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताएगा। और इसी में ये सब भी अधिकार है कि अपने फैमिली को कंसल्ट करना है, अपने रिलेटिव को बताना है, ठीक है, कि किस वजह से हमको अरेस्ट किया गया है। दूसरा बोलता है कि 24 घंटे के अंदर इसको मजिस्ट्रेट के सामने में हाजिर करना है। किसको? उस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास हाजिर करना है। और आर्टिकल 22 का 3 बोलता है कि किसी भी पर्सन का डिटेंशन पीरियड जितने का होगा ना, उससे एक भी दिन ज़्यादा दिन नहीं रखना है, ठीक है। डिटेंशन कस्टडी में तभी तक रखना है जब तक उसको डिटेंशन के लिए पनिशमेंट किया गया है जुडिशरी के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 22 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स ऑफ एनी फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, या एनी फॉर्म, मतलब कह रहा है कि कौन सा जो हमारा आर्टिकल है ये बताता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग्स का ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए। कहोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैफिकिंग? ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? किसी पर्सन को यहाँ से खरीद लिया, मानिए यहाँ से कुछ पर्सन को खरीद लिया और इस पर्सन को जो है दूसरे कंट्री में ले गया या दूसरी जगह पे ले गया और उसको वहाँ से ज़बरदस्ती जो है उसका ट्रैफिकिंग कर रहा है। ट्रैफिकिंग करना मतलब उससे फोर्स लेबर करना। कभी कभी देखा जाता है लड़की सबको, बच्ची सबको जो है 14 साल 12 साल की बच्ची सबको खरीद करके और उसे सेक्सुअली जो है सेक्सुअली रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसे बोलते हैं कि मतलब जिस तरह सामान को खरीदा बेचा जाता है ना, उसी तरह इंसान को भी खरीद बेच करके उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है और साथ ही साथ पहले ज़माने में लेबर के साथ भी ज़बरदस्ती होता था। लेबर के साथ क्या ज़बरदस्ती होता था, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में खटवाते रहते था। राजा महाराजा जो होते थे फ्री ऑफ कॉस्ट में बिना रुपया दिए हुए बस उसको खाना मिलता था जीने के लिए और उसको फोर्स लेबर करवाता था। तो ये दोनों चीज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर में, देखिए दोनों चीज़ मैंने लिखा है, ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिकिंग, ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, ये दोनों से जो है हमारा प्रोहिबिट करता है कौन सा, मतलब कौन सा आर्टिकल, कौन सा फंडामेंटल राइट है जो ये दोनों को कहता है कि ये दोनों चीज़ गलत है। तो याद रखना है कि आर्टिकल 23 जो है इसमें 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 23 का 1 और 23 का 2। आर्टिकल 23 का 1 बोलता है ह्यूमन बींग्स को किसी भी फॉर्म में जो है ह्यूमन बींग्स को ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स या फोर्स लेबर नहीं करवाना है। और आर्टिकल 23 का 2 बोलता है एम्पावर द स्टेट टू कंपेल द इंडिविजुअल टू प्रोवाइड। देखिए इसमें थोड़ा सा एक याद रखिए कि डिस्टिंक्शन भी लगा हुआ है, ठीक है। कि देखिए सबसे पहला क्या बोला कि किसी भी पर्सन को फोर्स लेबर नहीं करवाना है और ना ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवाना है। फोर्स लेबर नहीं करवाना है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करना है। लेकिन 23 का जो 2 है ना, 23 का ये 1 था, ठीक है। किसी भी पर्सन का ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए और किसी भी पर्सन का फोर्स लेबर नहीं होना चाहिए। लेकिन 23 का 2 बोलता है देखिए सरकार को जब ज़रूरत होगा ना, मानिए कि सरकार को ज़रूरत हो गया पब्लिक इंटरेस्ट में, मानिए कि हमारे देश पे किसी दूसरे कंट्री ने हमला कर दिया और तब सरकार को मानिए लोगों की ज़रूरत है, तो बिना पैसा दिए हुए सरकार हमसे ज़बरदस्ती काम करा सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल 23 का 2 बोलता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर सरकार को किसी पर्सन को खटवाना है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो बिना पैसा दिए या पैसा दे करके उसे ज़बरदस्ती काम करवा सकता है, क्योंकि हमारे देश की सवाल होगा। तो आप समझ गए हो कि सर फंडामेंटल राइट में जो है ना थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। पहले तो ये बोलता है कि फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर बोलता है कि नहीं भाई, जब सरकार को ज़रूरत होगा, हमारे देश की बात होगी, इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, तब सरकार हमसे ज़बरदस्ती लेबर भी करवा सकती है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्टिकल 24 टेल्स दैट, आर्टिकल 24 क्या बोलता है? देखिए आर्टिकल 24 बोलता है कि जो चिल्ड्रेन लेस देन इतना ईयर कैन नॉट वर्क इन हजार्डस वर्क, जो खतरनाक काम होते हैं, जैसे किसी खान सब में काम करना, जो हमारा माइनिंग सब जो होता है, जहाँ पे मानिए कोयला का कोल माइनिंग है या मानिए पेट्रोलियम माइनिंग है, पेट्रोलियम सब का है, तो इस सब में कह रहा है कि कोई भी हजार्डस काम जहाँ पे बारूद मानिए बन रहा है, तो इस सब काम में कितना साल के बच्चे को कहता है कि नहीं, इतना साल से कम के बच्चे इसमें काम नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन दिया है 12 साल, 10 साल, 14 साल, 18 साल। तो इतना साल से कम के बच्चे को उसमें काम नहीं करना है, कोई भी हजार्डस कंपनी में हजार्डस चीज़ में काम नहीं करना है।
आप देखे होंगे किसी छोटे छोटे बच्चे सबको देखेंगे कि एक शॉप पे काम करते हुए, दुकान में काम करते हुए आप देखे होंगे, दुकान सब में काम करता है। तो रहा कि सर क्या दुकान में किसी बच्चे को काम करवाना क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है क्या? तो यस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि एक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन किस तरह के काम में? जो काम हजारडस नहीं हो उसमें कर सकता है, लेकिन जो काम खतरनाक है उसमें कभी नहीं सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो कितना साल के कम के बच्चे को सर कह रहा है कि हजारडस काम में नहीं होना चाहिए? तो 14 ईयर, इसका आंसर है 14 ईयर। 14 साल से कम के बच्चे को किसी भी हजारडस काम में काम नहीं करना है, मतलब कोई भी ऐसा काम जहाँ पे खतरा हो वहाँ पे काम नहीं करना है, ठीक है। लेकिन शॉप सब में कोई बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप देखे होंगे बच्चे सब वो काम करते हुए, तो वहाँ कर सकता है क्योंकि वहाँ खतरा नहीं है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 24 बोलता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, ठीक है।